हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में। आज हम देखने वाले हैं हमारे जीएस पेपर फर्स्ट भारतीय विरासत और संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम आर्ट एंड कल्चर में जो पहला हमारा रहा है आर्ट एंड कल्चर, वो है प्राग ऐतिहासिक काल की क्या आर्ट रही है, क्या चित्रकला शैलियाँ रही हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे। तो चलिए, अत्यंत प्राचीन यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक है और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उस काल को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री काल। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके बारे में ना तो कोई लिखित में कोई दस्तावेज हमें उपलब्ध है, कहीं पर भी कोई लिखित सामग्री हमें नहीं प्राप्त है, ना ही उसके बारे में हमें कोई और पुस्तकें लिखी गई है जिनके बारे में हम पता लगा सके कि हाँ भाई, इस काल में इस तरह की वास्तुकला थी, सामाजिक जीवन इस तरह का। इस काल के बारे में हमें कोई भी सामाजिक जनजीवन के बारे में कोई भी जानकारी है वो लिखित रूप में नहीं मिलती है। तो हमारी जो पहली डेफिनेशन हो गई कि प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो हमारा पहला पॉइंट यहां से लिखना है कि ऐसा काल जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उस काल को प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे। उस समय ना तो कागज था और न ही कोई भाषा या लिपि या कोई लिखित शब्द थे। उस समय ना तो कोई कागज था और ना ही कोई भाषा या लिखित में हमें सामग्री उपलब्ध थी। इस कारण उस काल की जो भी हमें इतिहास है उसके बारे में हमें लिखित में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। जैसे कि प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब बहुत कठिन रहा होगा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया। मतलब ये एक सवाल ही रह गया कि अक्सर उस टाइम में लोग कैसे रहा करते थे, उनका जीवन कैसा था, क्योंकि उस टाइम में ना तो कोई इस तरह का कागज का विकास हुआ था, ना ही लिखने के लिए लेखनी थी। तो किस तरह हम जान पाए कि वो लोग जनजीवन कैसा रखते थे अपना। तो विद्वानों ने प्रयास किया, जो भी चीजें उनसे संबंधित मिली है उनसे ही जोड़ तोड़ के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है, जहां प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहते थे, वहां ऐसे स्थलों की खुदाई की गई। तो वहां पे हमें क्या मिला है, वहां से हमें पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थल और उस काल के मनुष्यों और जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अब पहला पॉइंट हमें लिख लेना है कि प्राक ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई से हमें पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थल और उस काल के मनुष्यों और जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिनसे विद्वान उनसे जुड़े इतिहास के बारे में पता लगाने का प्रयास करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है हमें, इन चीजों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवार पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है। मतलब वहां से जो भी हमें जानकारी मिली है, इन सब चीजों की हमने एक लिस्ट बना ली और इन सब चीजों की लिस्ट बनाकर इससे जुड़ा विद्वानों ने क्या किया कि हाँ भाई, इससे लगभग ये जो चीजें हमें मिली हैं, हो सकता है कि शायद ये जो लोग हैं इस तरह का व्यवहार करते होंगे, ये जनजीवन में मुख्यतः जानवरों का शिकार किया करते होंगे, इनका खान पान किस तरह का है, जो भी उनके अवशेष मिले हैं उनसे एक आइडिया बिठाया गया है। कोई पर्टिकुलर हमारे पास इनका इतिहास नहीं है। इनसे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था, प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। ये जितने भी हमें अवशेष मिले ये बता देते हैं कि हम भाई वो लोग कैसे रहते थे और क्या किया करते थे। जब मनुष्यों के खाना, पानी और कपड़ा, आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरे होने लगी, तो वे अपने विचारों, मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगा। देखिए, सभी को पता है कि जो पहली आवश्यकता होती है मनुष्य की वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। सोच विचार और जो लेखन की कला है वो तो बाद में विकसित होती है। तो आदि मानव का जो पहला फोकस रहा है वो उसके खान पान पर ही रहा है। वो शिकार किया करता था और शिकार पर ही उसने अपनी चित्रकला को मुख्यतः फोकस किया है। तो इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए। अब जैसा उनका नेचर था, मतलब वो खाना बदोश थे, खाया करते और शिकार किया करते, तो इसी से जुड़े उन्होंने गुफाओं में चित्र बनाना शुरू कर दिया। अब वो गुफाओं में क्यों रहते थे, आपको पता है कि सर्दी, गर्मी, बारिश में इंसान को आश्रय लेने की जरूरत होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो दिमाग इंसान थे, दिमाग तो था ही उसमें कि हमें किस ऋतु में किस जगह रहना है। बरसात में बाहर खड़े रहेंगे तो बीमार होंगे, तो वो जी कैसे पाएंगे। तो ये तो इंसान की खूबी होती है कि वो अपने आप पता लगा लेता है। तो इस तरह उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया और गुफाओं में रहते रहते ही जो वो काम किया करते थे डेली रूटीन का, उससे जुड़े ही वो चित्र बनाने लगे और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। जो भी अपने डायग्राम बनाइए, देखिए यहाँ से जो डायग्राम बनाए गए, यहाँ से लगता है कि इस आदमी ने यहाँ पर इस घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है और एक हाथ में अपने भाला पकड़ा हुआ है। और ये जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, ये चित्र में बता रहा है कि लोग आपस में हाथ पकड़कर डांस कर रहे हैं मिलकर। तो ये देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया, ये किसी हिरण जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ज्यादातर शिकारी थे और शिकार पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया करते थे। लेकिन इन डांस को देख के लगता है कि ये शायद डांस भी किया करते होंगे मिलकर किसी समारोह में या ग्रुप डांस किया करते होंगे। तो इन्होंने जो भी एक कार्य किया करते थे उससे जुड़े ही इन्होंने चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट है, प्राग ऐतिहासिक काल के मानव को
इन चित्रों को क्यों बनाया गया, मतलब इस मानव ने इन चित्रों को ही क्यों बनाया। शायद उस मनुष्य ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनाए, अथवा ये भी हो सकता है कि उसने अपने रोजमर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए चित्र बनाए होंगे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। अब भाई उनके पास लिखने को डायरी तो थी नहीं ना, बेचारों के पास कोई कागज वगैरह था, तो अब वो कैसे बताएं आने वाली जनरेशन को कि भाई हमारा भी कोई निशान था, नामो निशान है, हमें भी याद रखो। तो उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि शायद उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए इस तरह के काम किए होंगे कि हम कैसे रहते थे, हमारे बारे में जानो। तो अपने बारे में पहचान दिलाने के लिए, अपनी जो अस्तित्व है उसको बताने के लिए ही अपनी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके जो डेली डायग्राम है वो अपनी डायरी में तो बना नहीं पाई, क्योंकि उनके पास डायरी तो थी नहीं, तो दीवारों पे बनाना शुरू कर दिया। इससे क्या है, उनके मन में ऐसे भी रहने लगा कि हाँ हमारा जो गुफा है वो घर है वो अच्छा दिखने लग रहा है, जैसे कि आज हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं नई नई चीजें लगा कर, वैसे ही उनकी भी सोच रही होगी। ये बॉक्स में कुछ चीज दी गई है, ये भी देख लेते हैं। मानव के आरंभिक विकास की इस प्राग ऐतिहासिक काल को ही आमतौर पर पूरा पाषाण युग या प्लियोलिथिक काल यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। ये जो काल हम देख रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल, इसे ही पूरा पाषाण काल या प्लियोलिथिक काल यानी पूरा का पूरा पत्थरों का काल कह सकते हैं इसको। मतलब पूरा पत्थरों पर बेस्ड था, पत्थर से शिकार किया करते थे, पत्थरों में ही रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, पत्थरों की गुफाओं में उन पर ही अपने चित्र बनाया करते थे। तो ये सारी जो कहानी है इनकी ये पत्थरों के आसपास ही घूम रही है, इसी कारण इसे कहते हैं पूरा पाषाण। इसको याद करने का तरीका है कि पूरा का पूरा जो काल है वो पाषाण से ही संबंधित है। नेक्स्ट है प्राग ऐतिहासिक चित्रकारियां दुनिया के अनेक भागों में पाई गई है। अब कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि ये जो गुफा वाले जो इंसान है ये हमारे भारत में ही रहने वाले थे, नहीं ऐसा नहीं है, ये दुनिया के हर एक कोने में मिले, कई भागों में पाए गए। ये भारत ही नहीं, जहां जहां भी ये रहते थे, इस काल का जो मानव है आदि मानव वो वहां रहता था, तो अपनी निशानी वहां पर भी इन्होंने छोड़ी है। वास्तव में यह नहीं जानते कि जो पूरा पाषाण युग है, इससे पहले का जो काल है, इस टाइम के जो मनुष्य है इनकी भी क्या कोई कला वस्तु बनाई गई थी क्या? ये जो पूरा पाषाण वाले जो आदि मानव है, इनसे पहले जो मानव रहे हैं, क्या उन्होंने भी अपनी कोई निशानी छोड़ी है इस तरह की? लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पाषाण काल मतलब अपर प्लियोलिथिक टाइम, ये जो पाषाण काल के बाद का जो नया टाइम आया है जिसे अपर प्लियोलिथिक टाइम कहते हैं, यहाँ तक आते आते मनुष्य क्या है ज्यादा होशियार हो गया और उसने अपनी कलात्मक क्रियाकलापों को बढ़ा लिया, मतलब उसने अपनी आर्ट एंड कल्चर में बढ़ोतरी कर ली। दुनिया भर में इस काल की ऐसी कई गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्र करते थे और वृत्त वर्ग आय जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां और प्रतीक भी बनाते थे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें यहाँ से लिख लेना है कि दुनिया भर में, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पॉइंट लिख लेना है कि दुनिया भर में भी इस तरह की हमें आकृतियां दिखाई देती हैं गुफाओं में, जिनमें वो लोग शिकार का चित्र बनाया करते थे और जो भी वो गतिविधियां करते थे उनको वर्त वर्ग आय जैसी आकृतियों में लिख दिया करते थे। यहां तक लिख लेना है। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे हैं उत्तर पाषाण काल के। मतलब भारत में अभी तक जो इस तरह के गुफा चित्र मिले हैं ना, वो कौन से टाइम पीरियड के हैं? उत्तर पाषाण काल के। वो बाद के हैं, शुरुआती मानव के नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखना है कि भारत में अभी तक जितने भी प्राचीन गुफा चित्र मिले हैं वो सभी के सभी उत्तर पुरा पाषाण काल अपर प्लियोलिथिक टाइम के हैं। नेक्स्ट है, यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में सेल चित्रों की जो सर्वप्रथम खोज है भारत में किसने की है, देख लेना, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। सर्वप्रथम जो खोज है वो कब की गई? 1867-68 में एक पुरातत्वविद रहे हैं आर्कीबोल्ड कोलाइल, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, वहां से हुई है भारत में। तो हमारा पहला पॉइंट है, यहां से लिख लेना है कि भारत में सेल चित्रों की सर्वप्रथम खोज अंग्रेजों के वक्त हुई थी, ये लिख लेना है, जो आर्कीबोल्ड कालाइल द्वारा की गई। आल्तामीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। ये जो खोज हुई है ये आल्तामीरा ने भी खोज की थी, उससे 12 साल पहले की थी। कोकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। तो हमारा पहला पॉइंट जो हमने यहाँ से लिख लिया इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि यहाँ से कोकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष ऐसे पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे पुरा स्थलों की खोज की थी। सेल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर पाए गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सेल चित्र हैं वो कहाँ पाए गए हैं? तो भारत में जो सेल चित्र हैं वो वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ये मध्य प्रदेश, यूपी,
कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, यहाँ ये आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही उत्तराखंड में हमें कुमाऊं की जो पहाड़ियां हैं वहां भी सेल चित्र देखने को मिलते हैं। अल्मोड़ा बारे छिना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुड़ियार में पाए गए जो शैलाश्रय हैं उसमें प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। यहां से हमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना है कि अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सियाल नदी के किनारे पर स्थित लखुड़ियार में पाए गए जो शैलाश्रय हैं वो सभी प्राग ऐतिहासिक काल के माने गए हैं। इसमें लखुड़ियार शब्द का अर्थ है 1,00,000 गुफाएं, मतलब यहाँ पर जो गुफाओं की संख्या है वो है 1,00,000 तथा यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को भी हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि लखुड़ियार श्रेणी के जो चित्र हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते। पहला है मानव का चित्र, दूसरा है पशु चित्र मतलब कोई पशु का चित्र है, ठीक है। तीसरा है ज्यामितीय आकृतियां, कोई ज्यामितीय वर्त बना दिया, कोई गोला बना दिया, ठीक है। इस तरह की हमें 3 तरह के चित्र देखने को मिलते हैं। ये चित्र कैसे हैं? ये सफेद हैं, काले हैं और लाल रंग के हैं। ये जो चित्र बनाए गए हैं पशु के हैं, इंसान के हैं और जो ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई हैं ये सभी क्या हैं? काले, सफेद और लाल रंग से बनाए गए हैं। इसमें मनुष्य को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया। इसमें मनुष्य क्या है? एक हाथ में छड़ी जैसा दिखाया गया है। और जो पशु चित्र है इसमें एक लंबे थूथन वाला जानवर, इसमें जो जानवर है वो है एक लंबे थूथन वाला जानवर और लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकलियां और चित्रकारी के ये मुख्य विषय रहे हैं। जो मतलब जानवरों के चित्र बनाए गए हैं वो इसमें मेन जानवर जो रहा है वो छिपकली है, लोमड़ी है, ठीक है, और एक थूथन वाला जो भी उस समय का जो जानवर रहा है उसके चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। और जो इंसान की यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं वो है एक हाथ में भाला लिए हुए, इस तरह के कोई चित्र बनाए गए हैं जिसे घोड़े पे बिठा के दिखाया गया है शिकार करते हुए। लहरदार रेखाएं भी इस तरह के भी यहाँ पर बनाए गए। आयताकार ज्यामिति भी बनाई गई है और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों के रूप में देखे जैसे मतलब कहीं पर कोई टिक्की जैसी संरचना हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और जो ये चित्र है यहाँ पर इन चित्रों की विशेषता क्या रही है? इन चित्रों में जो दृश्य दिखाए गए हैं ये बहुत ही आकर्षक है, जिसमें जो मानव रहा है वो एक हाथ में भाला पकड़ के दिखाया गया है या नाचते हुए हाथ से हाथ मिला के दिखाया गया है। तो यहाँ से हमें पॉइंट लिख लेना है कि जो मनुष्य के जो चित्र बनाए गए हैं वो नाचते हुए और हाथ में भाला पकड़े हुए दिखाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ से ये जो हमें लहरदार यहाँ से ये जो डिजाइन दिखाई दे रही है ये सभी चित्र बनाए गए हैं आदि मानव द्वारा। ये देखिए यहाँ से हाथ में हाथ पकड़े हुए सभी लोग नाच रहे हैं। ये कहाँ से मिली हमें? लखुड़ियार, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। लखुड़ियार का मतलब होता है 1,00,000 गुफाएं और ये भी हमें उत्तराखंड के लखुड़ियार से ही देखने को मिलती है। ये पत्थरों पर बनाई गई है लाल रंग के द्वारा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए एक कैनवास प्रदान कर दिया। ये देखिए जितनी भी ये मतलब आंध्र प्रदेश की और कर्नाटक की जो ग्रेनाइट की पहाड़ियां रही हैं, आदि मानव ने सोचा कि ये बहुत ही सुंदर दिख रही, क्यों ना इस पर चित्रकारी कर दी जाए। तो उसने अपने मन से इन सुंदर सुंदर चट्टानों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी की और एक तरह से इसको कैनवास का रूप दे दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र बनाए गए हैं जिसमें से अगर हम बात करें जो प्रमुख स्थान है वो है कुपगल्लू, पिकलिहाल और टेक्कल कोटा। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। और इसमें जो प्रमुख स्थल है इनमें प्रमुख यहाँ से लिखना है। यहाँ से 3 प्रमुख स्थल है कुपगल्लू, पिकलिहाल और टेक्कल कोटा। यहाँ 3 तरह के चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर 3 तरह के चित्र बनाए गए हैं। किस तरह के? एक कुछ चित्र जो है वो सफेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के और कुछ सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के बनाए गए हैं। ये चित्र प्रवर्ती ऐतिहासिक काल और आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के 3 कालों को दर्शाते हैं। पहला है पाषाण काल के 3 भाग कर लिए। पहला है पाषाण काल से पहले का, पाषाण काल के टाइम का, और एक है पाषाण काल के बाद का। तो इन सभी कालों के चित्र हमें इस समय में दिखाई देने को मिलते हैं। इन चित्रों के विषय क्या रहे हैं, किस पर बनाए गए हैं, किन चीजों के चित्र बनाए गए हैं? जो पहला है सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़ बकरी, घोड़ा, शेलकृत मानव, त्रिशूल आदि जो चित्र बनाए गए वो इन सबके बनाए गए हैं। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो मुख्यतः सांड, सांभर, हाथी, चिंकारा, भेड़ बकरी और मानव, त्रिशूल इत्यादि के बनाए गए हैं। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि यहाँ से वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए गए हैं। ये पॉइंट लिख लेना है कि यहाँ पर जो वनस्पतियों के चित्र है वो बहुत ही कम है। ज्यादातर जो चित्र मुख्यतः फोकस है वो है जानवरों पर और इंसान पर।
कुपगल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत ही विचित्र दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसमें इस तरह की आकृति बनाई गई जिसमें कोई पुरुष है वो स्त्रियों को आगे करके लेके भागता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु सबसे अधिक सुंदर और सबसे जो अच्छा चित्र बनाया गया है वो है मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश की जो कैमूर की पहाड़ियां हैं वहां पर सबसे सुंदर चित्र हमें देखने को मिलते हैं। जो मतलब अगर बात करें कि सबसे सुंदर जो चित्र हमें देखने को मिलेंगे वो कहाँ पर जाएं हम, जहां पर हमें अच्छे चित्र देखने को मिले, तो भैया हमें जाना पड़ेगा कैमूर की पहाड़ियां जो कि यूपी में है। ठीक है, दूसरी है मध्य प्रदेश, भीमबेटका में जाना पड़ेगा। ये जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं ये पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं। यहाँ पे जो चित्र बनाए गए वो कौन से टाइम के, हमें कौन से टाइम के बारे में बताते हैं कि ये पूरा पाषाण काल के हैं, आज के नहीं, ये पूरा पाषाण काल के और मध्य पाषाण काल के चित्र हैं। वहां ऐसे जंगलों, जंगली पौधों और फलों, जलधारा और कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए उस समय बहुत ही ज्यादा उपयुक्त थी। मतलब ये जो चित्र हम देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे देखिए एक जंगल सा हमें दिखाई दे रहा है और ये जो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं यहाँ पे, ये ग्रेनाइट के जो पत्थर हैं इनसे बनाई गई हैं। और ये जो मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका है और जो उत्तर प्रदेश की कुरनूल है वहां पे हमें ये ज्यादातर देखने को, कैमूर की जो पहाड़ियां हैं, सॉरी कुरनूल नहीं, कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वहां हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत ही बड़ा जंगल देखने को मिलता है और हरियाली बहुत ही ज्यादा है। ऐसा देखने पर लगता है कि यहाँ का जो मानव था वो यहीं पे खाता था और यहीं पे रहने लग गया था, क्योंकि जंगल में बहुत सारी वनस्पतियां उसको आसानी से मिल जाती थी और खाकर वो यहीं पे शिकार कर लिया करता था। कोई भी जानवर होता था तो जंगलों में आसानी से हिरण है, कोई भी शिकार करने के लिए भेड़िया वगैरह जो भी वो खाता था उसका शिकार कर लिया करता था। भीमबेटका जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल से दक्षिण में 45 किलोमीटर हम जाएंगे तो वहां स्थित है। मतलब भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, इससे हम 45 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाएंगे तब हमें भीमबेटका मिलेगा। और यहाँ से 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शेल्टर हैं जो कि पत्थरों के बनाए गए हैं जहां पर आदि मानव रहता था। 800 ऐसी गुफाएं मिली हैं जहां से हमें इस तरह के चित्र देखने को मिलते हैं। और इनमें जो 500 है, 800 में से जो 500 शेल्टर हैं इनमें आदि मानव ने चित्रकारी की है। मतलब 300 ऐसी गुफाएं हैं जहां पे कुछ चित्रकारी, कारपेंटिंग नहीं की गई है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो है वो कब की गई थी, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957-58, मतलब आजादी के बाद भारतीयों ने की है भीमबेटका की गुफाओं की खोज। ये डॉक्टर वीए वाणकर द्वारा की गई। तो पहला लिख लेना है यहाँ पर पॉइंट कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की, ये सन 1957-58 में डॉक्टर वीए वाणकर द्वारा की गई थी। बाद में जो आगे के अनुसंधानकर्ता है उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई हाँ यहाँ पर कुछ गुफाएं हैं, उन्होंने भी उनका अनुसरण किया। वाणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए कई वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ी और जंगलों का सर्वेक्षण किया। मतलब जो वाणकर जी थे वो एक साल में ही नहीं उन्होंने अपना रिजल्ट सुना दिया, वो कई वर्षों तक यहाँ पर घूमे हैं, बारीकी से इनका अध्ययन किया, बाद में अपना यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की और बाद में बताया कि भाई ये जो चित्र बनाए गए हैं ये आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ बनाए गए जो चित्रों के विषय हैं वो मुख्यतः रोजमर्रा की जिंदगी की जो घटनाएं रही हैं, धार्मिक और भव्य दृश्य इसमें दिखाए गए। मतलब जो भी वो धार्मिक कार्यों पे जिस तरह के वो काम किया करते थे उनके बारे में और डेली रूटीन की जो भी उनके कार्य रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। जैसे कि इनमें शिकार के बारे में है, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्म वेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेक गतिविधियों के चित्र बनाए गए हैं। मतलब जो भी वो डेली रूटीन में अपने काम किया करते थे, डेली लाइफ में जो भी वो काम किया करते थे, सारे के सारे चित्र जो हैं वो इन्हीं पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत में आदिकालीन जो सेल गुफाओं के जो चित्र रहे हैं वो मुख्यतः उनके साधारण जनजीवन पर बेस्ड रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भीमबेटका की सेल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों और चित्रकारियों को 7 काल अवधियों में बांटा गया। मतलब जो चित्रकारियां और रेखा चित्र इनको 7 भागों में बांटा गया काल के अनुसार। पहला काल जो है वो है उत्तर पूरा पाषाण काल। पहला काल जो बांटा गया वो है उत्तर पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है ताम्रपाषाण। ये जो वर्गीकरण हम देख रहे हैं ये किस आधार पर है, ये है इसकी सेल कला तकनीक आधार पर कई श्रेणियों में बांटा गया और रेखा चित्र चित्रकारियों को हम काल के आधार पर इन श्रेणियों में बांटते हैं। तो हमने 3 जो मुख्य श्रेणियां हैं वो देखी है, पहली है पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा है ताम्रपाषाण। इन काल अवधियों के बाद एक के बाद एक 4 ऐतिहासिक काल अवधियां आती है। इन तीनों के बाद क्या आती है 4, तो टोटल 3 + 4 कितनी हो गई 7। लेकिन यहाँ हम पहले 3 कालों को ही महत्व देंगे और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पहला काल बताया गया है वो है अपर पेलियोलिथिक पीरियड,
मतलब उत्तर पुरापाषाण काल। जो पुरापाषाण काल के बाद का जो वक्त रहा है वो उसे कहते हैं अपर पेलियोलिथिक काल। शायद आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा हो गया है। अब जो इसका हम नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अब तक हमने देखा कि जो पुरापाषाण की जो कलाएं रही हैं वो मुख्यतः किन पर आधारित रही हैं। वो मुख्यतः उनका जो आधार रहा है वो मानव, पशु और उनकी जो डेली रूटीन के जीवन रहा है उन पर ही आधारित रहा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।